Yes, Vita. Yesterday we have started the chapter Introduction to Consolidated Financial Statements, chapter number 23. और इस चैप्टर के अंदर कल हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में मैंने बताया था बेसिकली ये थ्री चैप्टर्स का कॉम्बो है, चैप्टर नंबर 23, 24 एंड 25। और इस चैप्टर के अंदर मैंने बताया था सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। जब अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोलिंग अगर इंटरेस्ट होता है या सब्सटेंशियल अगर इंटरेस्ट होता है तो वो सामने वाली कंपनी सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है और आपकी कंपनी पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहलाती है। उस सिचुएशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं और उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट्स के टाइप पढ़े थे। थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, सब्सिडियरी, एसोसिएट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सब्सिडियरी का हमने पढ़ा था, इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज कंट्रोल मोर देन 50% ओवर अनदर कंपनी। जब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का 50% से ज्यादा अगर कंट्रोल होता है या फिर कोई और अगर और कोई पॉइंट मेंशन है तो फिर वो एक कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोल करती है। इन दिस केस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर। तो फिर हम वहां पर क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड इफ देयर इज होल्डिंग लेस देन 50%, और अगर वहां पर होल्डिंग जो है अगर आपकी 50% से अगर कम है, बट इफ इट फुलफिल्स एनी वन बिलो कंडीशन, तो भी हम उसको सब्सिडियरी कहते हैं। कंडीशंस में हमने पढ़ा था डायरेक्ट पार्ट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज। आप अगर उनकी एक्टिविटीज वगैरह को डायरेक्ट करने की अगर आपके पास पावर होती है, राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स लाइक रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसिंग, डिविडेंड वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, उनको डायरेक्ट करने की आपके पास अथॉरिटीज होती है, या फिर डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं है बट इनडायरेक्टली वे में आपके पास में अगर अथॉरिटी है, आप एबिलिटी रखते हैं टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टर, तो भी आपका कंट्रोल माना जाता है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था एसोसिएट। जब आपका अगर इन्वेस्टमेंट 20% से अबू और 50% से अगर बिलो होता है तो उसको हम कहते हैं एसोसिएट। इन दिस केस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इक्विटी मेथड विल बी फॉलो। हम वहां पर क्या करते हैं, इक्विटी मेथड को फॉलो करते हैं और उस केस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं किया जाता है क्योंकि आपके पास पूरी 50% से ज्यादा होल्डिंग नहीं है। एंड कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर कंपनी। कंपनी के पास में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीन्स पार्ट रिप्रेजेंट इन द फाइनेंशियल पॉलिसीज। आप कंपनी की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर्स, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। माना जाएगा या नहीं माना जाएगा वो पता नहीं है, बट आप अपनी बात रखने का राइट रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएट्स। यहाँ तक के पॉइंट्स में कोई डाउट है बेटा? एनीवन हैव डाउट टिल दिस पॉइंट? इसी के बाद में फिर हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टमेंट 0 to 20%, मतलब 0% से ज्यादा और 20% तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है ओवर अनदर कंपनी। जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में अगर 0% से ज्यादा और 20% से अगर बिलो अगर इन्वेस्टमेंट होता है, देन दैट विल बी नॉन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट के केस में, इन दिस केस, जो पेरेंट कंपनी होती है, मतलब कि जो ऊपर वाली कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, विल शो देयर इन्वेस्टमेंट्स उनके इन्वेस्टमेंट्स को शो करती है। कहां पर शो किए जाते हैं? इन एसओएफ पे, बैलेंस शीट के अंदर। मतलब पेरेंट कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को शो करेगी बैलेंस शीट के अंदर। एंड इनकम
ऑन दैट इन्वेस्टमेंट्स, और उस इन्वेस्टमेंट्स पर जो भी आपको इनकम रिसीव होती है, इनकम ऑन दैट इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उसको हम कहाँ पे शो करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर शो किया जाता है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो बैलेंस शीट में जाता है, और जो भी उससे रिलेटेड आपको इनकम होती है, लाइक डिविडेंड इनकम वगैरह होगी, मान लो मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया तो ऑब्वियसली मुझे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड वगैरह मिला है, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट इनकम में पीएनएल में शो कर दूंगा मैं। तो हाँ, लाइक इसमें ऐसा होता है कि जो पेरेंट कंपनी है वो शेयर्स को होल्ड करके रखती है, लाइक जो अपनी ये तीन पार्ट्स अपन ने पढ़े थे उस तरीके से उनको डायरेक्ट करती है वो। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हर कंपनी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखती है। किसी में मेरे पास 50% से ज्यादा होल्डिंग है, किसी में 40% होल्डिंग है, किसी में 20% होल्डिंग है। तो अगर आपका किसी कंपनी में होल्डिंग अगर 20% से बिलो है, तो आपके पास एसोसिएट के केस में भी नहीं आ रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली जो अपन लोगों ने बैलेंस शीट बनाया था, तो बैलेंस शीट में अपन इन्वेस्टमेंट शो करते हैं। तो आप अगर किसी कंपनी में अगर 20% से अगर बिलो इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, तो वो नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट होता है, आप लोगों ने जो 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट की तरह इसको शो किया जाता है। इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन आप अगर ऊपर के दोनों केसेस में अगर आते हैं, तो फिर वहां पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग आ जाता है। इज इट क्लियर? सो लाइक जो पेरेंट कंपनी है वही कंट्रोल में उसमें होते हैं ना, लाइक कि अभी रैंडमली कोई छोटी कंपनी भी है, वो भी अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही होगी 20% अप्रॉक्स, तो फिर वो मतलब पेरेंट कंपनी तो ऑब्वियसली नहीं बोली जाएगी उसकी। हाँ, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के पार्ट में फिर उसको ऐसे शो करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं, यहाँ पे मैंने एक पेरेंट कंपनी लिया है, आप इसको पेरेंट कंपनी की जगह आप वन कंपनी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर वर्ड हटा देता हूँ मैं। इन दिस ठीक। केस वन कंपनी विल शो देयर इन्वेस्टमेंट इन द एसओपी। ठीक है बेटा? पेरेंट का हम वर्ड यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। भाई एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, तो जो फर्स्ट कंपनी है वो कंपनी आपका क्या करेगी, उस इन्वेस्टमेंट को ट्रेड इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में शो कर देगी। तो पेरेंट कंपनी तो फिर ये एसोसिएट और सब्सिडी के टाइम पे यूज होगा। जी, बिल्कुल। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट के केस में, इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर कंपनी does not have authority to make interruptions in the working of investee company। और उस केस में, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के केस में, जो इन्वेस्टर कंपनी है वो इन्वेस्टी कंपनी की वर्किंग्स में इंटरप्शन नहीं कर सकती, ना अपनी कोई बात रख सकती है, ना कुछ। आपने पैसा लगाया, आपको डिविडेंड मिल जाएगा, दैट्स इट। आप रेगुलर उसमें इंटरप्शंस नहीं क्रिएट कर सकते। इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या, यहाँ तक का पॉइंट? सर बोलिए। सर मतलब अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में 0 से 20% तक के ओन करती है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुई, बट जब कोई पेरेंट कंपनी 20 से 50% करती है तो वो एसोसिएट हुई, पेरेंट कंपनी उस कंपनी की एसोसिएट हुई। और अगर 50 से अबव है वो तो सब्सिडी। वो सब सब्सिडी। पेरेंट कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी हुई। जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ओके सर। अगर 50% से अबव है तो वो सब्सिडियरी, 20 से 50% है तो एसोसिएट,
और अगर बिलो 20% है तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल करेक्ट है आपकी। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक हमारा यही दिया है, इस चीज को आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। हम इसी टॉपिक पर तो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक्स दिए हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करें क्या दिया है, किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप अकाउंटिंग। ये कंसेप्ट किसका इंट्रोड्यूस करता है? ग्रुप अकाउंटिंग मतलब कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग, जहां पर आप कंसोलिडेट करके मिक्स करके अकाउंट्स बनाते हैं। Questions on this area will most likely focus on identifying whether an entity is a subsidiary, associate और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपके क्वेश्चन में पुटअप किया जा सकता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब्सिडियरी है, एसोसिएट है या ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने अभी हाल समझाया भी है। The accounting treatment for a subsidiary or associate in the consolidated financial statements। जब आपकी अगर सब्सिडियरी होती है या एसोसिएट होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो भी चीज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उस पर भी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। हम इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया है, क्या दिया है? ये स्टार्टिंग का एग्जाम फोकस पॉइंट लिखा है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया, so make sure you read carefully this and the following two chapters and attempt all the examples and questions। उन्होंने खुद ने लिख दिया है ये वाला चैप्टर और इसके बाद के दो चैप्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स को बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करेंगे। You should also make sure that you attempt the questions on this topic, including the long questions in the practice and revision kit for the FFA और FA। इसके जो एफए के अंदर जो प्रैक्टिस बुक के अंदर जो बड़े क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी आपको अटेम्प्ट करना है, उन पर भी आपको प्रैक्टिस बनानी है। क्या क्या दिया है इसके अंदर अब हम आते हैं। सबसे पहले लाइक आपकी कंपनीज में एक्सपांड और ऑर्गेनिकली बाय बिल्डिंग अप देयर बिजनेस फर्म्स फ्रॉम देयर ऑन ट्रेडिंग और बाय एक्विजिट्स ग्रोथ। लाइक शेयर होल्डर्स है, ओशन पीएलसी है, उसके उन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वाटरफॉल लिमिटेड उसमें 100% होल्डिंग है, रिवर लिमिटेड है उसमें 80% होल्डिंग है, स्टीम लिमिटेड है तो उसमें क्या है आपका 30% होल्डिंग है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है वो क्या कहलाएगी बेटा? पेरेंट कंपनी कहलाएगी क्या हमारी? ये कंपनी मेरी क्या कहलाएगी? पेरेंट कंपनी कहलाएगी बेटा। ये हम इसको बोल दें होल्डिंग कंपनी। और अगर 100% होल्डिंग है तो वाटरफॉल क्या कहलाएगा? सब्सिडियरी, एसोसिएटेड, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो सब्सिडरी। सब्सिडियरी। और रिवर लिमिटेड सब्सिडरी। सब्सिडियरी। और ये स्ट्रीम लिमिटेड एसोसिएट। एसोसिएट। यहां तक की बात क्लियर बेटा? अब आगे देखिए, हमें इसके अंदर बता दिया पेरेंट का मतलब क्या होता है। एन एंटिटी दैट कंट्रोल्स वन और मोर एंटिटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को, उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? पेरेंट कंपनी। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एन इन्वेस्टर कंट्रोल एन इन्वेस्टिव व्हेन द इन्वेस्टर इज एक्सपोज और हैज राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट। मतलब कि जब उसके पास में राइट आ जाता है, वो उसके रिटर्न्स वगैरह को और इनको चीजों का अगर इम्पैक्ट डाल सकता है विद द इन्वेस्टी एंड हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। वो जो सारी हम तीन पावर्स अभी पढ़ेंगे वो आगे आएगा। थ्रू इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी, तो वो आपका क्या हो जाता है? कंट्रोल आपके पास आ जाता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सिडियरी। A subsidiary is an entity that is controlled by another entity। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? जब एक एंटिटी अगर दूसरी एंटिटी के थ्रू अगर कंट्रोल की जाती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सब्सिडियरी। एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ एंड ओनली इफ द इन्वेस्टर हैज द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, पावर ओवर द इन्वेस्टी टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज। अगर आपके पास रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने की अगर पावर होती है। ये बी, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। या फिर आपकी इन्वेस्टी की जो भी रिटर्न्स वगैरह हैं उनको आप इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो, उन पर आप डिसीजंस लेते हैं। या फिर द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न। या फिर जो भी इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स वगैरह हैं उस पर आप अगर इम्पैक्ट डालने की अगर कैपेसिटी रखते हैं तो उसको हम कंट्रोल माना जाता है। उसी चीज को हमें यहाँ पर समझा दिया है, कंट्रोल।
फर्स्ट कंडीशन वही वापस से बता दिया, पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट सो एक्टिविटी। हाँ बोलिए। ये आपने जो सी पॉइंट पढ़ा है, द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी, आप एक एग्जांपल के साथ प्लीज समझाओगे इसे? भाई जैसे मान लो हम बात करें वीडियोकॉन कंपनी है, ये कोई भी कंपनी हम एग्जांपल ले लें वीडियोकॉन, या मान लो सपोज एलजी ग्रुप पे है। अब एलजी ग्रुप में मान लो वहां पर सीईओ हैं, एक लेडी है, मान लो कोई भी लेडी है, मिसेस मान लो गीता पांचाल, वो उसकी सीईओ है। उनके हस्बैंड हैं मिस्टर जगदीश पांचाल। एलजी ग्रुप की सीईओ कौन है? मिसेस गीता पांचाल। बट वो इस बिजनेस में जगदीश पांचाल जो है वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, बट ये जो जगदीश पांचाल है ये दूसरी कंपनी के सीईओ हैं। बट उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, बट वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली वे में क्या करते हैं, अगर वह एक्टिविटीज को अगर डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर जब भी कोई सजेशंस वगैरह लेने होते हैं, इनका कोई रूल नहीं है वो, बट उनसे हर चीज में सजेशंस वगैरह लिए जाते हैं, उनसे मैटर्स वगैरह पूछे जाते हैं, वो जो बोलते हैं वही चीज वहां पर होता है। मिसेस गीता पांचाल जो है वो भी अपने हस्बैंड से हर चीज का सजेशंस लेती हैं। इनकी अथॉरिटीज के बिना वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वे में हर चीज का इनसे अगर पूछ करके किया जा रहा है। एबिलिटी टू यूज पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, an investor can have the current ability to direct the activities of an investee, even if it does not actively direct the activities। वो डायरेक्टली तो एक्टिव नहीं है, डायरेक्टली वो सामने नहीं है, बट पर्दे के पीछे वो हर चीज को अगर कंट्रोल कर रहा है, तो फिर उस चीज को हम कहेंगे एबिलिटी टू यूज पावर टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। क्लियर पॉइंट बेटा? जब क्या होते हैं इस तरह के रिलेशंस होते हैं, अगर उस पर्सन से अगर पूछा जा रहा है, तो वो चीज हमारा यहाँ पर क्या रहता है, एबिलिटी टू यूज पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। इज इट सो क्लियर? तो फिर लाइक ऐसे ये सब्सिडरी बन जाएगी उसकी? तो हाँ भाई, आपने यहाँ पर बोला ना, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये तीनों कंडीशंस बोली हैं। अगर आपके इन्वेस्टर हैज ऑल द फॉलोइंग, अगर इन तीनों में से ये तीन कंडीशन पूरी हो जाती है, या तीन में से अगर दो कंडीशन पूरी हो जाती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वे में आप अगर कंट्रोल करते हैं, हर बात के लिए वो आपसे पूछते हैं, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट आप जो बोलते हैं, मान लो आपने बोला था कि मिस्टर एक्स को आप बीओडी में इंक्लूड करो, ठीक है सर, वो बीओडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने बोला 10% डिविडेंड देना है, ठीक है सर। तो आप जब इस तरह का अगर इन्वॉल्वमेंट अगर आ रहा है, तो फिर वहां पर आपका क्या होगा, एक तरह से ये माना जाता है तो कि कंट्रोल उनके पास आपकी कंपनी का है। क्लियर बेटा? मतलब सर यस। तीनों कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल तभी सब्सिडरी होगी? इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर ये वर्ड प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, इसका अगर सही इंटरप्रिटेशन में अगर बात करूं, ऑल और एनी, यहाँ पर दोनों ही वर्ड आएंगे। एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपकी इनमें से कुछ कंडीशंस भी अगर हो जाती है, या अगर सारी कंडीशंस हो जाती है, तो हम इसको क्या मानते हैं, कंट्रोल माना जाता है। अगर आपकी इनमें से स्टार्टिंग की फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाती है, या स्टार्टिंग की अगर सेकंड कंडीशन या दो कंडीशन पूरी हो जाती है, किसी भी तरह से अगर वो कंडीशंस पूरी होती है, या लास्ट की टू कंडीशंस पूरी हो जाती है, तो भी हम उसको कंट्रोल मानते हैं। इन्होंने यहाँ पर ओनली ऑल वर्ड लिखा है, इसमें ऑल और ऑब्लिक एनी वर्ड आना चाहिए यहाँ पर। मतलब सर अगर ये लास्ट वाली एबिलिटी टू यूज पावर ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होती है, सिर्फ ये ही, तो भी वो सब्सिडरी होगी भले दोनों फुलफिल हो या ना हो? इसके साथ में थर्ड वाली कंडीशन के साथ में फर्स्ट या सेकंड कंडीशन का फुलफिल होना इसेंशियल है। थर्ड वाली कंडीशन के साथ में फर्स्ट या सेकंड कंडीशन, मतलब कि या तो इधर वन फर्स्ट ओनली, या फिर इधर सेकंड ओनली, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, और या फिर सेकंड एंड थर्ड ओनली।
और ये फिर ऑल कंडीशंस। क्लियर पॉइंट? ये चीज इन्होंने यहाँ पर डिटेल में नहीं दे रखा है, बट इसका कंसेप्ट ये चलता है इसमें। तो अब हम इसके अंदर देखें क्या क्या इसके अंदर दिया है। पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज। पावर का मतलब क्या है यहाँ पर भी, किस तरह की आपके पास पावर होनी चाहिए रेलिवेंट एक्टिविटीज का। पावर का मतलब वोटिंग राइट्स। आपके पास अगर वोटिंग राइट्स आपके पास हैं, राइट टू अपॉइंट, रीअसाइन, रीअसाइन करना मतलब वापस से उसको ज्वाइन कराना, और रिमूव की मैनेजमेंट पर्सनल्स, जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सनल्स होते हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको अपॉइंट करना, हटाना, अगर वो चीज आपके पास राइट है। राइट टू अपॉइंट और रिमूव एनी अदर अनदर एंटिटी दैट डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज, या आप जो भी रेलिवेंट एक्टिविटीज क्या क्या होती है वो भी अपन नीचे पढ़ते हैं। अगर आप किसी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपने मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रखे हैं भाई, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मैनेजमेंट मैं करूंगा? तो ऑब्वियसली पूरा मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ, तो सारे डिसीजंस तो मैं ही लेता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक तरह से क्या होगा, सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी मेरे पास है, तो फिर क्या होगा, मेरे पास पावर्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज लाइक सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आप किस रेट पर सेल करना है, किस रेट पर परचेज करना है गुड्स या सर्विसेज का। सेलेक्टिंग और एक्वायरिंग, डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स, आपको कौन सी एसेट खरीदनी है, कौन सी एसेट सेल करनी है, कौन सी एसेट परचेज करनी है, वो सारे डिसीजन अगर आप लोग लेते हैं। रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, रिसर्च करना है, किस चीज पर रिसर्च करना है वो चीज। डिटरमाइनिंग फंडिंग स्ट्रक्चर, आपका फंड का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा बनाना है हमें, इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना रखना है, डेट का पोर्शन कितना रखना है, किस तरह से हमें फंड्स रेज करने हैं, अगर ये डिसीजंस वगैरह भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेती है तो मतलब रेलिवेंट एक्टिविटीज का सारा कंट्रोलिंग पार्ट आपके पास है। तो फिर वो पार्ट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज, इसको थोड़ा सा लर्न करना होगा आपको। फिर दिया एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स। वेरिएबल रिटर्न्स का मतलब यहाँ पर दिया है लाइक आपको डिविडेंड देना है तो डिविडेंड कितना देना है, ये आप अगर डिसीजंस लेते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम डेट, लोन पर इंटरेस्ट कितना देना है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी लिखनी है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लिखना है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट लिखना है, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट लिखना है। रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसिंग इन्वेस्टी एसेट्स और लाइबिलिटीज, आपकी जो इन्वेस्टी है मतलब कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है उस कंपनी के जो भी जो सर्विस वगैरह देते हैं उनको कितना रेम्यूनरेशन वगैरह देना है, वो सारे डिसीजंस अगर आप लेते हैं वो चीज हमारा दिया। फीस और एक्सपोजर टू लॉस फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रेडिट और लिक्विडिटी सपोर्ट्स, आप जो भी आपको लिक्विडिटी सपोर्ट करते हैं, लोन वगैरह देते हैं, तो उनको कितना फीस वगैरह क्या पे करना है, क्या इंटरेस्ट वगैरह, वो डिसीजंस अगर आप लेते हैं, ये पॉइंट छोड़ दो। टैक्स में बेनिफिट्स वगैरह कैसे लेने हैं, फ्यूचर लिक्विडिटी कितनी मेंटेन करके रखनी है, रिटर्न्स नॉट अवेलेबल टू द अदर इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेविंग्स, भाई जो फ्यूचर में अगर हमें रिटर्न्स वगैरह नहीं देने हैं या कितना पोर्शन हमें रखना है, कॉस्ट वगैरह में कितनी सेविंग्स करनी है, सारे डिसीजंस वेरिएबल रिटर्न्स अगर इससे रिलेटेड डिसीजंस। और थर्ड पॉइंट हमारा दिया था अगर आपके पास में करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिंग, आप एक्टिवली, इफ इट डज नॉट एक्टिवली डायरेक्ट द एक्टिविटीज, आप डायरेक्टली तो नहीं बट कहीं ना कहीं आप अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो चीज अगर ये तीनों एक्टिविटीज अगर आपकी तीनों कंडीशंस अगर हो जाती है तो हम ये मानते हैं भाई आपके पास कंट्रोल आ गया है। फिर उसी के अंदर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था एसोसिएट। एसोसिएट के अंदर क्या था, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जब आपके पास अगर क्या होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डिसीजंस, ऑपरेशनल पॉलिसी डिसीजंस में अगर आप पार्टिसिपेट करने का अगर पावर रखते हैं, बट इज नॉट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ओवर दोस पॉलिसी, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस कुड बी शोन बाय रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैटेरियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द एंटिटी एंड द इन्वेस्टी, कोई भी अगर
ऑर्गेनाइजेशन और इन्वेस्टर्स के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ मैनेजर पर्सोनल, अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयज वगैरह का अगर चेंज वगैरह होता है तो वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने और अगर उसमें आप अपनी बात रखने का अगर रिप्रेजेंट करने का अगर राइट रखते हैं तो वो सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन आपके एसोसिएट कहलाते हैं। प्रिजम्पशंस क्या दिए हैं? We, if an investor holds directly or indirectly 20% or more of the voting rights, presumption of significant influence unless demonstrated otherwise, or less than 20% of voting power, presumption of no significant influence unless demonstrated otherwise. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो भाई आपका अगर अगर 20% या उससे अगर ज्यादा है तो मतलब क्या आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हम ये अजम्पशन लेते हैं। और अगर आपके पास में वोटिंग पावर अगर 20% से अगर कम है तो हम ये अजम्पशन लेते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर है तो आपकी एसोसिएट कहलाएगी, और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपकी वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। फिर दिया है थर्ड पॉइंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ सिंपली इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी दैट इज नॉट एन एसोसिएट और अ सब्सिडियरी। जब आप एक नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हैं एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर जो ना तो एसोसिएट में आता है ना सब्सिडियरी में, तो वो हमारा कहलाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। This means that the investor does not have significant influence or control in the absence of the information. To the contrary, if an investor hold less than 20% of the voting power, the entity is considered to be a trade investment. Normally हम जब अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर वो 20% से अगर बिलो इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। Trade investment are simply shown as investment under the non-current assets in the statement of financial position. Trade investments को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है एज ए नॉन करंट assets, and dividend received from trade investments are recorded as investment income in the statement of P&L and the comprehensive income। और उससे रिलेटेड जो भी आपको इनकम मिलती है वो P&L में शो करा जाता है। उसी का वो समरी बता दिया जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। अगर आपके पास अगर 50% से अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या मानते हैं, उसको कंट्रोल है। कंट्रोल है तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कौन सा कहलाता है, सब्सिडियरी। और वहां पर जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो कौन से बनाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फर्स्ट केस। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मतलब कि 20% से अगर 50% का आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो कहलाता है एसोसिएट। और एसोसिएट के केस में हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग का, इक्विटी अकाउंटिंग। और थर्ड हमने पढ़ा, अगर आपका नो इन्फ्लुएंस मतलब कि आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है 0% से 20%, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और जो भी इनकम होती है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट बेटा अभी तक का। यस सर। इसी की हम एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं। अब इसके अंदर क्या बोला है, ध्यान से मुझे देख करके क्वेश्चन समझ करके बताना। जे कंपनी हैज अ 40% शेयर होल्डिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपनीज। जे कंपनी है जिसने क्या कर रखा है बेटा, 40% शेयर होल्डिंग है, 50% से बिलो है। तो हमने वैसे पढ़ा था बेटा 50% से बिलो होती है तो वो क्या कहलाती है, एसोसिएट कहलाती है क्या 40% के केस में। बट हमने ये भी पढ़ा था अगर आपकी वो 3 कंडीशन थे, अगर उनमें से कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो फिर वो वहां पर 50% से बिलो है तब भी वो कंट्रोल पार्ट माना जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पर उन्होंने 3 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या बताया उन्होंने, फर्स्ट कंपनी उन्होंने जो जे कंपनी हैज 40% शेयर होल्डिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपनीज, इन 3 कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फर्स्ट कंपनी के कंपनी जिसके अंदर उन्होंने जे हैज अ मैनेजमेंट एग्रीमेंट, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है with K stating that J is responsible for all key operating and financial decisions in K। तो कि के कंपनी से रिलेटेड सारे फाइनेंशियल डिसीजन, ऑपरेटिंग डिसीजंस कौन लेता है, के लेता है। तो बेटा फर्स्ट जो कंपनी है वो सब्सिडियरी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, कंट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। ये सब्सिडियरी कहलाएगा। और मैंने अभी हाल बोला भी था
ऑल और एनी वन कंडीशन, वो इसी वजह से बोला था। तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन भी अगर पूरी हो गई तो सब्सिडियरी मानी जाए। सेकंड पॉइंट बोला एल कंपनी जिसके अंदर जे हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ये क्या कहलाएगी? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अफेयर्स ऑफ एल, एसोसिएट। एसोसिएट। एंड थर्ड पॉइंट दिया जे हैज द राइट टू अपॉइंट और रिमूव अ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एम, एम कंपनी के डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट भी कर सकती है, मेजोरिटी डायरेक्टर्स को, और हटा भी सकती है। तो कंट्रोल हो गया नहीं हो गया बेटा उनके पास? यस सर। यस सर। सब्सिडियरी। आपसे पूछा है विच ऑफ दिस कंपनीज आर सब्सिडियरी ऑफ जे फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, तो कौन कौन सी कंपनी बेटा सब्सिडियरी कहलाएगी? के और एम कंपनी कहलाएगी क्या सब्सिडियरी? के एंड एम कंपनी क्या कहलाएगी आपकी? सब्सिडियरी कहलाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। अब इसी के बाद में फिर आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेरेंट्स के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमें बनाने होते हैं तो वो क्या कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले एक बार थ्योरी लिखा देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी। फर्स्ट केस, व्हेन, मैं शॉर्ट में पेरेंट कंपनी का पी लिख रहा हूँ, व्हेन पेरेंट कंपनी अक्वायर शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट, then an investment is recorded under heading of non-current assets at cost price in their separate financial statements। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में अगर पैसा लगाती है तो ऑब्वियसली वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या करती है? उस इन्वेस्टमेंट को शो करती है, जो भी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है। एनी डिविडेंड received from such investment will be recorded as investment income in statement of penal other comprehensive income in their separate financial statements। जब आप अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो वहां पर आपने, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करा तो वहां से जो भी इनकम्स वगैरह होती है तो उसको आप डिविडेंड रिसीव के फॉर्म में शो किया जाता है। मैं सेपरेट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कंसोलिडेटेड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग में।
when group financial statements are prepared जब आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं मींस कंबाइंड ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी then shareholders of parent company will access to the parent company financial statements and consolidated financial statements shareholders of parent company have limited authority to make interruption in day-to-day working of subsidiary company और जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं भाई जब आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसा नहीं तो कि हर बात पे सब्सिडियरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कराओ ये बताओ वो बताओ एक लिमिटेड पोर्शन ये नहीं आप डेली बेसिस पे उनको परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो अदरवाइज अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे ईयर के एंड में वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर देते हैं आप उनको मर्ज करके आप क्लब करके उनको शो कर दीजिए आप डेली बेसिस पे आप उनको परेशान नहीं कर सकते यहां तक की बात क्लियर फिर इसी के बाद में एक पॉइंट और आता है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर हाँ कैन बोलिए एक्सप्लेन वो भी जो 1 मिनट में सब एक्चुअली ना नेटवर्क इशू हो गया था। ये लास्ट वाली लाइन रह गई थी। बोल रहा हूँ बेटा तो कि जब हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के कंबाइंड अकाउंट्स बनाए जाते हैं कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो ये नहीं तो कि सब्सिडियरी कंपनी की डे टू डे वर्किंग में इंटरप्शन डालना क्रिएट करते हैं वो चीज अलाउ नहीं होती तो कि भाई सब्सिडियरी अपना वर्किंग अलग कर रही है पेरेंट कंपनी अपना वर्किंग अलग कर रही है जब कंसोलिडेटेड बनाए जाते हैं तो सब्सिडियरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देगी आप ईयर एंड में क्या करते हैं उनको क्लब करके उनको शामिल करके इंक्लूड करके आप क्या करते हैं अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें आप ये नहीं तो कि हर पॉइंट पे बार बार में पिंक कर रहे हो उनको आपको बार बार में पॉइंट को उठा रहे हैं ऐसा नहीं होता आप डे टू डे वर्किंग में उनको परेशान नहीं कर सकते parent company के shareholders cannot make interruption in the subsidiary company working in day-to-day working. आगे बात समझ में and group financial statements will not be prepared in case of associate or trade investment. एसोसिएट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट के केस में हमारा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए जाते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड तो कब बनाए जाते हैं बेसिकली वो हमारे बनाए जाते हैं इसमें सब्सिडियरी के केस में
यहाँ तक का पॉइंट क्लियर बेटा? यहाँ तक का थ्योरी पार्ट मैंने बता दिया है, बाकी का हम कल करते हैं। कल हो सकता है मेरी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, 45 मिनट की जगह 1 आवर की क्लास जा सकती है। कल मैं इसमें आगे का टॉपिक वगैरह पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें क्लास हो सकता है वो क्लास 45 मिनट से ज्यादा चली जाए, तो उस अकॉर्डिंगली माइंड सेट करके बैठे। ठीक है बेटा, बाकी का हम कल करते हैं, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।